हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। देखिए, आज से ये नई सीरीज शुरू कर रहे हैं हम, जो यूपी लेखपाल 2022 का भी नोटिफिकेशन आया है। इसमें 8000 प्लस वैकेंसीज हैं। होपफुली इसका अप्रैल में एग्ज़ाम होगा, और आपने अभी तक इसका अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कर दीजिए आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। आपको यहाँ पे जनरल स्टडीज़ के, सामान्य ज्ञान के, और जो विलेज सोसाइटी एंड डेवलपमेंट है, ग्रामीण समाज और विकास, इन दोनों के जो मिला के एग्जाम में आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनके रेगुलर टेस्ट करवाएंगे आपको यहाँ पे। ये जितने भी टेस्ट होंगे इन सभी के आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे, उसका कोई चार्ज नहीं है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, और आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगा। और कोई डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, उस पर डिस्कस कर लेंगे। अभी शुरुआत कर रहे हैं। ये टेस्ट फर्स्ट है, सामान्य ज्ञान से, जनरल नॉलेज। लेट्स बिगिन। भारत में होम रूल लीग किसने शुरू किया था? देखिए, भारत में जो होम रूल लीग है ये 1915 और 16 के मध्य में ये शुरू हुआ था। उस टाइम पे दो होम रूल लीग उनकी स्थापना हुई थी। एक होम रूल की स्थापना हुई थी पुणे में, और दूसरी जो होम रूल लीग थी उसकी स्थापना मद्रास होम रूल लीग के नाम से हुई थी। जो पुणे होम रूल लीग थी उसकी स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने, और जो मद्रास होम रूल लीग है इसकी स्थापना की थी एनी बिसेंट ने। एनी बिसेंट ने। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। चित्तरंजन दास, एनी बिसेंट, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी। सो इसका करेक्ट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक, तो ऑप्शन में है भी नहीं। इसका सही आंसर होगा एनी बिसेंट। देखिए, एनी बिसेंट ने कॉमन व्हील करके भी ये एक पत्रिका निकलती थी, तो उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। कॉमन व्हील भी एनी बिसेंट से ही एसोसिएटेड है। यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका कौन प्रकाशित करते थे? देखिए, जो आपका सिलेबस है जनरल नॉलेज का या फिर जो ग्रामीण विकास का, दोनों का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन लेके आएंगे आपके सामने, चाहे वो करंट अफेयर से रिलेटेड हो या हिस्ट्री, जो भी आपके सिलेबस में है उसी तरीके से आपके क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका कौन प्रकाशित करते थे? देखिए, ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे महात्मा गांधी प्रकाशित करते थे। कौन प्रकाशित करते थे? महात्मा गांधी। एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि ये पत्रिका कौन सी भाषा में निकलती थी, तो ये जो यंग इंडिया है ये निकलती थी इंग्लिश में। आपने देखा होगा अभी जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो एक प्रोग्राम करते हैं मन की बात। मन की बात प्रोग्राम करते हैं, वो भी एक वीकली बेसिस पे ही प्रोग्राम है, संडे को वो करते हैं मन की बात। वैसे ही महात्मा गांधी ये वीकली चलाते थे यंग इंडिया, जिसमें वो अपनी मन की बात कहते थे लोगों से, अपने विचार या अपने दर्शन को प्रसारित करने के लिए ही उन्होंने वो शुरू किया था, और लोगों को प्रेरित करने का काम करती थी ये यंग इंडिया है। तो अब आपके समझ में आया होगा कि ये यंग इंडिया क्या था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? देखिए, अभी इसका जो चौरी चौरा कांड है उसको 100 साल पूरे हो चुके हैं। 100 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं इसके। इस पे प्रधानमंत्री ने एक डाक टिकट भी जारी किया है। चौरी चौरा, जो नहीं पता है उनको बता दें कि ये जो चौरी चौरा है ये उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे है? गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ये एक कस्बा है, और यहाँ पे 5 फरवरी को हिंसक घटना हुई थी, जिसमें एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। उस टाइम अंग्रेज़ों की सरकार थी, तो अंग्रेज़ों, ब्रिटिशर्स के टाइम की बात है।
तो एक पुलिस स्टेशन में भीड़ ने आग लगा दी थी, जिसकी वजह से वहाँ लगभग 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। और उसके बाद से ही जो महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से 22 तक चला है ये। और इसको महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था, जिसका कई लोगों ने विरोध किया था। जवाहरलाल नेहरू या फिर मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सी आर दास, इन्होंने विरोध किया था, नाराजगी जताई थी कि ये वापस क्यों ले लिया आपने। तो पहले तो हम इसका डिस्कस कर ले, चौरी चौरा कांड कब हुआ था। ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ये गोरखपुर में है, ये चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में ही। अब देखिए इससे क्या हुआ, एग्जाम में पूछा जाता है कि किस वजह से महात्मा गांधी ने अपना जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो ये चौरा चौरी कांड की घटना की वजह से वापस ले लिया था। और दूसरा, इसके और क्या परिणाम निकले, इसका परिणाम ये निकला कि जो चित्तरंजन दास है, सी आर दास, उन्होंने एक अपनी अलग पार्टी बना ली। इसका भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास ने की थी, वो इसके अध्यक्ष थे स्वराज पार्टी के। और इसके जो सचिव थे, सेक्रेटरी, वो थे मोतीलाल नेहरू। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आपको। देखिए एक क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। लॉर्ड होर्डिंग ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया था। पहले तो बंगाल का विभाजन हुआ कब था वो देखते हैं हम। तो जो बंगाल का विभाजन है, बंगाल का विभाजन की घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 को। 19 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी। और ये किसने की थी, ये की थी, विभाजन किसने किया था, कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन थे उस टाइम पे, उन्होंने बंगाल का विभाजन की घोषणा की थी 19 जुलाई 1905 को। और विभाजन कब किया बंगाल का, बंगाल का विभाजन किया 16 अक्टूबर 1905 को। ये डेट्स आपको ध्यान में रखनी है, आपके एग्जाम में डेट्स के क्वेश्चन आते हैं। फिर बाद में पॉलिटिकल विरोध हुआ, इसके बाद इसको वापस एकीकरण किया गया। ये कब किया, 12 दिसंबर 1911 को। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई, लॉर्ड कर्जन ने की 1905 में। 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन कर दिया, 19 जुलाई को इसकी घोषणा की थी। और बाद में 12 दिसंबर 1911 को बंगाल को एकीकरण कर दिया। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। सिंधु घाटी सभ्यता है, इससे संबंधित कई छोटे छोटे संकेत होते थे, उसके एक समूह को सिंधु लिपि कहते हैं। सो सिंधु सरस्वती लिपि, हड़प्पा लिपि या सिंधु लिपि, ये तीनों एक ही चीज है। सिंधु लिपि, सिंधु सरस्वती लिपि, हड़प्पा लिपि। इंडस स्क्रिप्ट। सो इनमें से कोई सा भी सही नहीं है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अदरवाइज ऑप्शन में आपको इंडस स्क्रिप्ट, सिंधु लिपि, सिंधु सरस्वती या हड़प्पा लिपि हो तो वो इसका सही आंसर होगा। भारत के किस राज्य में सबरीमाला स्थित है। देखिए सबरीमाला है, यहाँ पे सबरीमाला केरल में है। ये एक टेम्पल का विवाद आपने सुना होगा, सबरीमाला मंदिर का विवाद, ये केरला में है। इसके बारे में आप थोड़ा और पढ़िएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे आदेश दिया था कि 10 से और 50 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनके एंट्री पे बैन कर रखा था इस मंदिर में। बाद में जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च अदालत, उसने आदेश दिया था कि आप जा सकते हैं, 10 से 50 क्या सभी जा सकते हैं। तो इसके बारे में और पढ़िएगा, अभी ये चर्चा में चल रहा है। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। अब देखिए हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि भूमध्य रेखा होता क्या है ये। तो
आपने सुना होगा, ये है भूमध्य रेखा, जिसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, इक्वेटर भी बोलते हैं इसको। इक्वेटर भी बोलते हैं, विषुवत रेखा भी बोलते हैं, और भूमध्य रेखा भी बोलते हैं इसको। सो पहला तो आपको ये ध्यान रखना है कि भूमध्य रेखा भारत से होके नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा भारत से नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा है कहाँ से गुजरती है? ये टोटल 13 देशों से गुजरती है। उनके नाम आप जरूर नोट करके कहीं नोट्स बना लीजिएगा। क्वेश्चन आता है कितने महाद्वीपों से, तो ये गुजरती है साउथ अफ्रीका है, अमेरिका, साउथ अमेरिका है, देन ये अफ्रीका महाद्वीप और ये एशिया महाद्वीप। साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया, इन 3 महाद्वीपों से गुजरती है। इन 3 महाद्वीपों के 13 देशों से गुजरती है। भारत से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। भारत से कौन सी गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। एक क्वेश्चन और जो भूमध्य रेखा से रिलेटेड है, वो एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा देश है जो भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक है, तो उसका भी आपको ध्यान में रखना है। वो देश है इक्वाडोर। इक्वाडोर भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक है, कंट्री है। अब रही बात इस क्वेश्चन की, तो भूमध्य रेखा के निकट कौन से वन पाए जाएंगे? देखिए भूमध्य रेखा है, ये 23.5 इधर और 23.5 इधर का जो एरिया है, ये भूमध्य रेखा है। ये एरिया है, इसको बोलते हैं 23.5 उत्तरी और 23.5 सदर्न साइड। यहाँ पे जो क्लाइमेट रहता है, यहाँ पे सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा पड़ती है, इसलिए यहाँ थोड़ा गर्म रहता है एज कंपेयर टू अदर। यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय फॉरेस्ट पाए जाते हैं। डी इसका सही आंसर है। राजस्थान में किस नदी से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है? देखिए ये थोड़ा, इंदिरा गांधी नहर को, राजस्थान में जो इंदिरा गांधी नहर है उसको किस नदी से निकाला गया है, ये क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी नहर को, ये जो राजस्थान में है, वो किस नदी से निकाला गया है? देखिए इंदिरा गांधी नहर है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आते रहते हैं आपके। इसको पहले जो इसका है योजना जो केंद्र सरकार के समक्ष रखी थी, वो रखी थी जो बीकानेर के महाराजा थे उस टाइम, गंगा सिंह। उन्होंने ये योजना केंद्र सरकार के समक्ष रखी थी। इस योजना की जो पूरी परिकल्पना तैयार की है, जो पूरा इसकी रूपरेखा तैयार की थी, वो की थी कंवर सेन ने। कंवर सेन है, ये इरिगेशन डिपार्टमेंट में एक इंजीनियर थे। उन्होंने इसकी पूरी रूपरेखा तैयार की थी, परिकल्पना एक पूरी इसकी उन्होंने ही बनाई थी। ये बाद में क्या हुआ है कि, और ये है जो इसमें बहुत भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे थे उस टाइम पे। बाद में जब ये कंप्लीट हो गई, लोगों को पानी मिलने लग गया रेगिस्तान में, तो वो सब बातें चुप भी हो गए थे। लेकिन अभी थोड़े टाइम पहले आपने 2021 की बात है, इस पे जो भारतीय जन महासभा है, उन्होंने कहा कि भाई इसका नाम बदलिए, नहीं लोगों को लगेगा कि इंदिरा गांधी ने बनवाई है, तो इसका नाम इंदिरा गांधी से बदल के और गंग नहर किया जाए। क्योंकि उस टाइम पे 1984 में अचानक सी, देखिए पहले इसका नाम राजस्थान नहर था, गंग नहर भी इसकी नहर है, वो गंग नहर भी है, राजस्थान नहर के नाम से जानते थे इसको। लेकिन बाद में अचानक से 1984 में इसका नाम बदल के इंदिरा गांधी नहर कर दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई लोगों को लगेगा ये इंदिरा गांधी ने बनवाई है, तो आप इसको चेंज कीजिए, लेकिन अभी किया नहीं है, यही नाम है। ये टोटल 649 किलोमीटर, भारत की सबसे लंबी नहर है ये। अब इसका जो, और दूसरा ये कहाँ से निकलती है आपको ये पता होना चाहिए। ये निकलती है जो हरिके बैराज है, सतलज और व्यास का जो संगम है हरिके बैराज,
वहाँ से निकलती है। ये कहाँ पे है हरीके बैराज? ये है फिरोजपुर। फिरोजपुर, फिरोजपुर कहाँ पे है? पंजाब। फिरोजपुर का आपको नहीं पता हो तो अभी जो उशैनी वाला प्रधानमंत्री जहाँ जा रहे थे उनका जो काफिला ये सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, वो फ्रीज ये फिरोजपुर में ही हुआ था। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर है सतलज। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए, ये जो सबसे ऊंची चोटी है दक्षिणी भारत की, इसको बोला जाता है दक्षिणी भारत का माउंट एवरेस्ट भी बोलते हैं इसको, दक्षिणी भारत का एवरेस्ट। और इसकी जो हाइट है ये है, क्वेश्चन आए एग्जाम में तो 2695 मीटर इसकी हाइट है। ये केरल के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है। ये साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसका नाम है अनामुडी या अनाईमुडी। और अनाईमुडी ये क्या है? एक मलयाली वर्ड है। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है हाथी का मस्तिष्क। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आपके। कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्तीय प्रबंधन संभालता है? देखिए, जो कृषि और ग्रामीण वित्तीय प्रबंधन संभालने का काम है ये होता है नाबार्ड का। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सीआरआर क्या है? सीआरआर है, ये एक रेशियो होता है, कैश रेशियो, जिसे जो कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई के पास जमा करवाना पड़ता है उनको। तो ये जो सीआरआर है नकदी का अनुपात है जिसे वाणिज्य बैंक आरबीआई के पास जमा करवाना पड़ता है उनको। डी इसका सही आंसर है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे इसी तरीके से अच्छे क्वेश्चन मिलते रहेंगे, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलते रहेंगे, टाइमली मिलते रहेंगे। और भी कोई आपकी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा एग्जाम से रिलेटेड। भारत में वाणिज्यिक टैक्स कौन लगाता है? जो कमर्शियल टैक्स है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, केंद्र सरकार का काम है। भारत ने ग्लासगो में COP26 में निम्नलिखित में से किस पर ई अमृत पोर्टल लॉन्च किया है? देखिए, इसके बारे में जरूर पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा COP26 से। और जो ये वेब पोर्टल है ई अमृत, ये लॉन्च किस पे किया है? ये ईवी पे किया है, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल। सी इसका सही आंसर है। ये जो ईवी है ये ब्रिटेन और भारत का जो एक जॉइंट रोड मैप तैयार हुआ था 2030, ब्रिटिश इंडिया ये रोड मैप है 2030, उसी का ही पार्ट है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये एक पोर्टल लॉन्च किया था इलेक्ट्रिक वाहनों पे, ई अमृत। यहाँ पे क्या है? खरीदना, बेचना, निवेश करना, सब्सिडी, ये सभी चीज़ें इस पे मिल जाएंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? देखिए, ये जो शॉल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये बोला गया है प्रियम्बल, उद्देशिका, प्रस्तावना, तीनों एक ही है। प्रस्तावना, प्रियम्बल या उद्देशिका, इसको इसकी संज्ञा दी गई है। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? देखिए, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार जो माना है, ये 2002 में 86 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसको पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का जो भाग 3 है उसमें शामिल किया गया है। ये एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21A में इसको शामिल किया है।
6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया है। और ये ध्यान रखना आपको, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में। राष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? देखिए, राष्ट्रपति पद के लिए राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, ये इनके जो सदस्य हैं वो वोटिंग करते हैं। इसमें एकल संक्रमणीय या प्रतिनिधित्व या अनुपातिक, ये तीनों ही मत पद्धतियां हैं राष्ट्रपति के लिए। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप इसका डिटेल में जाके जरूर पढ़िएगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? देखिए, जो मंत्री परिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लोकसभा। लोकसभा होता है वो लोअर हाउस होता है, राज्यसभा है वो अपर हाउस होता है। और जो आर्टिकल है 75, उसका जो पार्ट खंड 3 है, उसमें दिया हुआ है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, मंत्री परिषद, ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति रेस्पॉन्सिबल होगा, उत्तरदायी होगा। इनमें से कौन सा पेयर जोड़ा सही नहीं है? ये राशि है, ये मात्रक है। प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, ओम, ये सही है। क्वेश्चन पूछ रहा है सही नहीं है। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, वोल्ट, ये सही नहीं है। यहाँ एम्पियर आएगा, ये गलत है। तापमान, केल्विन, ये सही है। वर्क, जूल, ये सही है। इसका आंसर आएगा बी, ये पेयर सही नहीं है। क्योंकि जो विद्युत धारा है उसकी जो एसआई इकाई होती है वो क्या होती है? वोल्ट नहीं होती है, एम्पियर होती है। और इसको जो एम्पियर को मेजर करते हैं वो एमीटर होता है। वर्ष 2021 में भारत सरकार ने कौन सा नया मंत्रालय बनाया है? देखिए, ये जो 2021 में नया मंत्रालय बना है, ये बनाया है सहकारिता, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, ये नया मंत्रालय बनाया है। और इसका क्वेश्चन आएगा, आपको ध्यान रखना है, सहकारिता मंत्रालय। और अभी इसके जो मंत्रालय है, इसके कौन है मिनिस्टर? इसके मिनिस्टर हैं श्री अमित शाह जी हैं, जो गृह मंत्री हैं। वो इसका चार्ज उन्हीं के पास है शुरू से। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है? आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, गलती गुंजाइश 50% वहीं खत्म हो जाती है। देखिए, जो सार्क है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए बता रहा हूँ क्यों आ सकता है। उरी अटैक हुआ था, उरी हमला जो हुआ था, उसके बाद से जो 2016 में सार्क सम्मेलन होना था, सार्क सम्मेलन 2016 में होना था, ये कहाँ पे होना था? पहले तो ये जो 2016 में होना था, ये 19वां होना था। 19वां ये सार्क सम्मेलन होना था 2016 में। ये होना था इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद कहाँ है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में ये 19वां शिखर सम्मेलन होना था 2016 में। उरी अटैक हुआ। उरी अटैक के बाद ये इसको भारत ने इसका विरोध किया कि नहीं होगा, और ये नहीं हुआ था, रद्द हो गया था। अब क्या हो रहा है कि पाकिस्तान को किसी ने कहा ही नहीं है कि भैया तुम सार्क सम्मेलन करवाओ, और वो जबरदस्ती ही अभी लोगों को इकट्ठा करके कह रहा है, जो कंट्री इसके मेंबर कंट्रीज है, कि जो 2016 में होना था उसको अब कर लेते हैं। और तो और उसने इंडिया को कहा है कि भाई आप ऐसे प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं पाकिस्तान में, तो आप वर्चुअली इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। और जब इंडिया ने वो भी इसकी मांग नहीं मानी है, वर्चुअली भी नहीं होना है इंडिया को, तो उन्होंने फिर एक ऑप्शन और दिया है कि ठीक है आप नहीं आ रहे हो तो कम से कम जो और देश हैं उनको तो बोलिए वो तो आए। भीख मांगना हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, चीन इसका मेंबर नहीं है सार्क का। सार्क के जो मेंबर कंट्रीज हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। आपको याद रखना है, ये इंडिया, ये पाकिस्तान, श्रीलंका, देन नेपाल, भूटान
एंड मालदीव। ये इसके मेंबर कंट्रीज है टोटल 7। मालदीव इधर है, 7 इसके मेंबर कंट्रीज हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चाइना और अफगानिस्तान सार्क के मेंबर नहीं है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? देखिए जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, इसको 1861 में एक संरक्षित क्षेत्र डिक्लेयर किया था। बाकी जो दुधवा नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना हुई है 1877 में। दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ से कौन सी नदियाँ निकलती है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ से सुहेली, मोहना, ये धाराएं बहती है यहाँ से। एक जो शारदा नदी है, शारदा नदी कहाँ से निकलती है? जो शारदा है, शारदा निकलती है किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य से। शारदा दुधवा से नहीं निकलती, किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य से निकलती है। दुधवा से सुहेली और मोहना निकलती है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1877 में की थी। इसको संरक्षित जो एक क्षेत्र है वो 1861 में डिक्लेयर किया था। ये उत्तर प्रदेश में है। जो जनपद है लखीमपुर खीरी, उसमें है। कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? देखिए उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वो है रासलीला है, रामलीला है, ख्याल है, नौटंकी है, नकाल है, स्वांग है, दादरा है, ये इस तरीके के। सो नौटंकी, ये इनमें से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? देखिए जो पेट्रोल की गुणवत्ता है, ये एक नंबर बोलते हैं उसको, ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर क्या है? ये एक ऐसा मूल्य है जो मोटर ईंधन का जो प्रतिरोध है उसको शो करता है, उसको इंगित करता है। सो पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन नंबर से प्रदर्शित की जाती है। किस रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? सर्वदाता। एक होता है सर्वदाता, एक होता है सर्वग्राही। सर्वदाता जो होता है उसको यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। जो सर्वग्राही है उसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोला जाता है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर। देखिए जो यूनिवर्सल डोनर होता है वो होता है ओ, ये यूनिवर्सल डोनर है। और यूनिवर्सल ग्राही कौन होता है? वो रक्त समूह होता है ए बी। यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा होता है? ए बी। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ओ यूनिवर्सल डोनर है और ए बी यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, सर्वग्राही। ओ किसी को भी ब्लड दे सकता है, ए बी किसी का भी ब्लड ले सकता है। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? देखिए एलपीजी है, ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। बी इसका करेक्ट आंसर है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी में क्या होता है? एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन और प्रोपेन गैसें होती है। यह आपको ध्यान रखना है। आज का जनरल स्टडीज़ का यही 25 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट जो टेस्ट होगा उसमें जैसा मैंने बताया आपको, विलेज सोसाइटी एंड जो ग्रामीण डेवलपमेंट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन टेस्ट लेके आएंगे। और उम्मीद है ये आपको पसंद आएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।